क्या है डेमोक्रेसी के बारे में? किसी को डेमोक्रेसी का डेफिनेशन याद है तो बता सकते हो। My question is, today we will learn about the same chapter, India Marches Ahead, and previously also we have discussed about India's Independence Act. We have discussed about the Constitution, the Constituent Assembly's hard work, after which the Constitution was enacted and adopted by us on 26 January 1950. Then there was the challenge of institutionalizing democratic process. सब कुछ डेमोक्रेसी के मुताबिक चले, सरकार के लिए ये चैलेंज था। और डेमोक्रेसी के मुताबिक चलना मतलब हो गए हैं इलेक्शन होना, उसमें कैंडिडेट अपना पार्टिसिपेट करेंगे, वोटर जाके फ्रीली वोट करेंगे और जो विनिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाएगी। ये है डेमोक्रेसी। और 75 इयर्स का डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड हमारे पास है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो डेमोक्रेसी के बारे में हमें अच्छे जो हमारे जो देश की हालत है और सुधरे हुए जो हमारे स्थिति है पहले से, वो डेमोक्रेसी के चलते ही आए हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हुआ है वो है फेवरेटिज्म, या बोल सकते हो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो अपने आप में और अनजाने में भी हो जाता है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मीन्स दैट फैमिली मेंबर्स फ्रॉम the same family, members from same family gets elected time and again. One example is Jawaharlal Nehru, her daughter Indira Gandhi, her son Rajiv Gandhi, then his wife, Rajiv Gandhi's wife Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, from one single family dominated the political scenario. So there was disappointment out of it, which questions the democracy and the fundamentals with which we have framed our country. तो अगर किसी को यहाँ कुछ अगर डाउट है, हाँ, गुड। पॉपुलेशन, whole population or all eligible members of a state can participate in the election process. एक हमारे पास चैट में रिस्पॉन्स आया है, आर्या की तरफ से है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, चलो। डेमोक्रेसी इज a form of government which is run by the people and for the people, right? And it is of the people. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के फॉरेन रिलेशन, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है जरूरत नहीं है तो अनम्यूट अपने खुद से ही म्यूट कर लेगा। फॉरेन रिलेशन, कल भी हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम लोग दोस्ती बनाए हो, क्लास फ्रेंड बनाए हो? आंसर दो कल। यस सर। यस सर। फ्रेंड्स बनाते हो तो उसमें कैसे फ्रेंडशिप करने का तरीका है, थोड़ा बातचीत करके देखते हो ना, रिस्पॉन्स कैसे आता है। एक दूसरे से बात करते हो तो एक दूसरे के बारे में पता करते हो कि ये दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे को समझना, मदद करना, ये जो है ये फ्रेंड बनाने का तरीका है। वैसे ही हम लोग जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भी फ्रेंडली रिलेशन बनाने का, एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं फॉरेन रिलेशन। तो तुम लोगों की तरफ से कल आंसर आया था कि हाँ, वी शुड हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स एंड एनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ कंट्री हमसे उम्मीद रखते हैं और कुछ कंट्री से हम लोग उम्मीद रखते हैं। वी होप सम बेटर रिलेशंस with our neighbors or any other country that exists in the
वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया का फॉरेन रिलेशन को जो है समझना है, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही सबसे पहले इंडिया की तरफ से फॉरेन विजिट किए होंगे, अलग अलग कंट्री में गए और Yes, sir. इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं और वो बातचीत किए, एग्रीमेंट साइन हुआ और धीरे धीरे इंडिया में फॉरेन कंट्रीज भी इनवाइटेड हुए। वी वेलकम द फॉरेन कंट्रीज टू स्टार्ट any enterprise or industry or business in our country. Is it clear? So Jawaharlal Nehru was the main person behind He was the main person behind the foreign policy framework. इंडिया में फॉरेन पॉलिसी बन रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू के ही गाइडेंस में, देख रेख में, उनके अनुभव से ही हम लोग जो है फॉरेन पॉलिसी को एस्टेब्लिश किए। सो ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ऑलराइट, he started or propounded Panchashil. Pancha means five. Panchashil means 5 manners, 5 manners or 5 ways by which we can establish our foreign relationship, and we expect other countries to also respect and honor the principles of our Panchashil policy. All right, पंचशील के पॉइंट्स हम लोग एक एक करके लिखेंगे। पंचशील, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे एक एक करके। As 5 main principles. Number 1 is mutual respect. म्यूचुअल रेस्पेक्ट मतलब हुआ आपस में एक कंट्री दूसरे कंट्री को रेस्पेक्ट से बातचीत करे, पेश आए, बिहेव करे। ऑलराइट, तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट ये पहला पॉइंट है फॉर ईच अदर्स टेरिटरी एंड for each other's territory and sovereignty। तो क्या तुम चाहोगे कोई तुम्हारे घर में आ जाए और तुमको भगा दे और तुम्हारे घर में चिल्लाए या तुम्हारे घर में डिस्टर्ब करे? ऐसा कितने लोग चाहोगे? रिस्पॉन्ड करो। क्या घर में किसी कोई नहीं चाहेगा? ऐसा नहीं चाहेंगे हम लोग कि कोई घर में घुस जाए। क्या तुम किसी के घर में घुस सकते हो बिना पूछे? हाँ, आर्या का भी नहीं सर। क्या तुम किसी के घर में बिना पूछे घुस जाओगे, बर्तन उठा लोगे, क्या उसमें उसके घर के सामान को इधर उधर कर दोगे? नो। ऐसे ही जब एक कंट्री बन गया है तो हमारे कंट्री का बाउंड्री है और ये हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन से ही बाउंड्री को हम लोग देख रेख करते हैं। और सॉवरेंटी मतलब हुआ उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में हमारे देश का शासन, नियम, कानून लागू होगा। नागरिक जो भी होंगे, देश के सिटीजन होंगे, वो उस रूल को फॉलो करेंगे।
तो दूसरे कंट्री के लोग भी इस प्रिंसिपल को बिलीव करें और रेस्पेक्ट करें। सो म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी, ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है? नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब हो गया है कोई किसी कंट्री पर हमला करने का या कोई वहां पे दुश्मनी निकालने का, लड़ाई झगड़ा के उद्देश्य से ना जाए। नॉन एग्रेशन मतलब है यू आर वेलकम टू माय कंट्री पीसफुली। ऑलराइट, कितने लोग को बात समझ में आया? दूसरे कंट्री के लोग यस सर, आ गया। आ सकते हैं कंट्री में, लेकिन यस सर, आ कोई गया। हथियार लेके झगड़ा फसाद करने और चिल्ला करने, डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए नहीं आएंगे। सो सेकंड पॉइंट इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। सो हम भी किसी के कंट्री में जाएंगे तो हम जो है बिहेव करेंगे और हम शांत होकर जाएंगे, और कोई भी हम जो है उस कंट्री को अफेक्ट करने के मोटिव से नहीं जाएंगे। Third point is non-interference in each other's internal matters. Mutual non-interference in each other's internal matters. तुम लोग स्कूल में लाते हो टिफिन, कॉपी किताब लाते हो, स्कूल में आके बैठते हो, चाहते हो सब कुछ पीसफुली तुम्हारा दिन पार हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो, तुम बैठो आराम से, अपने बैग में जो भी सामान है वो अपना पढ़ो, नोट डाउन करो, वापस घर जाओ। यही हम लोग का एक्टिव है लाइफ स्कूल में। ऐसे ही देश में हम आराम से रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाहरी कोई इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी हमारे इंटरनल मैटर्स में ना हो। पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन में शिकायत करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भारत अन्याय करता है। भारत हमेशा यूनाइटेड नेशन में रिप्लाई देता है कि पाकिस्तान अपने कंट्री के पहले हालत को सुधारे, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हालचाल के लिए इंडिया अपने वो इंटरनल मैटर्स है और इंडिया उसको खुद देखने के सक्षम है। तो इस तरह से बहुत सारे एलिगेशंस पाकिस्तान की तरफ से आते रहते हैं कि मुस्लिम्स के साथ इंडिया जो है इक्वालिटी के साथ नहीं है करते हैं। तो वो अपना जवाब नहीं देते हैं कि वो अपने देश में हिंदू के साथ, सिख के साथ, पंजाबी के साथ या दूसरे रिलीजियन के साथ किस तरह से वो पेश आते हैं, बिहेव करते हैं। उनके कंट्री का शिकायत इंडिया करता है, इंडिया का शिकायत। तो ये पंचशील में फिर इंडिया पाकिस्तान मिल के साइन किए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ह्यूमन मेंटालिटी के आगे जो है हमारे नियम कभी कभी helpless हो जाते हैं। Panchsheel is helpless, so we have to remind what is the agreement of Panchsheel. Alright, so third point is mutual non-interference in each other's internal matters. तो हमारे देश में जो 130 करोड़ लोग हैं, इनकी जरूरत में थोड़ा 19-20 हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग अपना कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी की शिकायत ना आए। ओके, the fourth point of Panchsheel is that equality and mutual benefit.
And number 5 is peaceful coexistence. कितने लोगों को बिलीव है इक्वालिटी में? तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट इक्वालिटी का होना चाहिए या अनइक्वालिटी का? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर होना चाहिए। इक्वालिटी का। गुड, आर्या इज रिस्पॉन्डिंग। इक्वालिटी का होना चाहिए। और क्या इक्वालिटी से आपस में एक दूसरे के लिए कुछ बेनिफिट होता है? इज देयर एनी? हाँ, इक्वालिटी का कोई बेनिफिट? यस है आर्या का। थोड़ा सा कोई अपना बता सकते हो कि इक्वालिटी तुम देना चाहोगे किसी को? इक्वालिटी यस सर, उससे होता है ना, मतलब अगर कोई जैसे गवर्नमेंट में कोई प्रोग्राम वगैरह लॉन्च हुआ तो उससे सभी को इक्वल बेनिफिट होगा। अच्छा, और क्या तुम इक्वालिटी दे सकते हो? जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कोई गरीब है और उसका राशन कार्ड बनाने में उसको मदद करोगे? कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना, एक दिन ऑफिस में जमा कर देना, उसका कार्ड आ गया तो पहुंचा देना। कोई गरीब है, कोई पिछड़ा जाति है, उससे अच्छा से बात कर सकते हो, अपने त्योहार, अपना सेलिब्रेशन में उनको इनवाइट कर सकते हो। उनके कोई अगर मान लो घर में प्रोग्राम है और वो बुलाए हैं तो जाओगे, अटेंड करोगे? यस सर। क्या उनका कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम तुमको सीखने का, जानने का मौका मिलेगा, उसको रेस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा? उनको इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट दिलाने के लिए क्या तुम सोचोगे, काम करोगे? यस सर। लेकिन हमारे कंट्री जब गुलाम थे तो ऊंचे जात के लोग और नीचे जात के लोग दोनों के साथ अन्याय हुआ। हमारे कंट्री के जो हाई कास्ट पीपल थे उनको भी ब्रिटिशर्स जो है गुलाम बना के रखे थे। ब्रिटिशर्स की मनमानी चल रही थी और हमारे देश का टोटल लोगों का जो है जीवन जो था वो बहुत दुखदायक था, पीड़ादायक था। और हम अपने लिए, अपने देश में भी खुश नहीं थे। और ऐसा 1-2 साल नहीं, 200-300 साल हम लोग जो है इस तरह का दौर से गुजरे हैं। तो जब देश आजाद हुआ तो हमें सबसे पहले हमें लगा कि हम भेदभाव को जो है किसी भी तरह से भेदभाव वाली नीति ना बनाएंगे, व्यवहार नहीं सीखेंगे और इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। और इसमें आपस में बेनिफिट भी हम देखे हैं। और यही है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट पॉइंट का। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहेंगे। लास्ट पॉइंट मतलब जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। तुम भी अपने देश में खुश रहो, हम अपने देश में खुशी खुशी रहना चाहेंगे। और अगर इसमें मौका मिला तो मुझे अपने कंट्री में इनवाइट करो, हम आएंगे। फिर हम अपने कंट्री में आपको इनवाइट करेंगे, आप हमारे कंट्री में आइए। एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड विच इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल respect for each other's territorial integrity and sovereignty. Territorial integrity मतलब ये है कि टेरिटोरी का कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता है। बाउंड्री वॉल बहुत अफसोस का बात है, हम इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं और हमको दीवार बनाना पड़े। बात समझ में आया?
तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कि हम बातचीत करके अपने देश के बाउंड्री वॉल और उसके बाउंड्री लाइन को बिलीव करेंगे। हम दूसरे कंट्री के सीमा रेखा को पार नहीं करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कोई दूसरे कंट्री से हमारी सीमा रेखा को पार ना करे। किसी को कुछ बोलना है, अब देखो इंडिया के बगल में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। छोटे मोटे घटना अनजाने में घट जाती है। सर लेकिन नेपाल से तो लोग आते हैं ना। नेपाल से लोग आते हैं, यहीं पे सवाल है कि नेपाल से लोग आते हैं, इंडिया से लोग नेपाल जाते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाला मैटर हमेशा हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान मैटर को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और आज के डेट में ये बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल हो गया है प्रॉफिट करने का। ऐसा लगता है सर सोशल इसे मीडिया में। बिजनेस कैसे करते हैं? हाँ, कैसे, फिर से पूछो। सर पाकिस्तान से और कोई आदमी इंडिया आ रहा है, फिर इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, तो इसे बिजनेस कैसे करते हैं? बिजनेस ये है कि इंडिया के लोग बड़ी खुश होते हैं जब मौका मिलता है बेवजह उसको मुस्लिम घोषित करके कुछ उनकी बुराई करने में हम लोग जो है इसमें बहुत सारा अपना ये दिखाते हैं, जोश दिखा देते हैं। और नतीजा ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान के नाम पर ही भड़क जाते हैं। और जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मुस्लिम दुकान से सामान नहीं लेंगे कुछ मुस्लिम हिंदू दुकान से सामान नहीं लेंगे, कोई हिंदू इलाके में मुस्लिम आएगा नहीं, कोई मुस्लिम इलाके में हिंदू जाएगा नहीं। इस तरह से हम अपने कंट्री में ही परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान भी इसी तरह अपने कंट्री में रहता है। उसे हर समय लगता है कि हिंदू लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। वो उनके कंट्री में उनके मुस्लिम लॉज के मुताबिक हिंदू लोग भी रहे, वो मंदिर ना जाए, वो इबादत करे, मस्जिद जाए, वो उनके तौर तरीके अपना ले। वो ये कोशिश करता है कि वहां के हिंदू कन्वर्ट होके मुस्लिम हो जाए। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे कंट्री में भी जो मुस्लिम है उनकी हम जो है कोई अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को हिंदू समझ लेने लगते हैं। और ये बहुत हद तक अब शिक्षा से जो है हम लोग इसको कम किए हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अगर है म्यूचुअल रेस्पेक्ट तो वो दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अफसोस है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैटर पूरी तरह से अच्छे रिफ्लेक्शन नहीं देते। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बताओ। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। हम बता रहे थे ना कि एक हिंदू अगर मान लो कि अगर किसी को मुस्लिम साबित कर रहे हैं और किसी को पाकिस्तानी बता के थोड़ा ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उठ पड़ के लग जाते हैं, कहीं मौका मिला तो थोड़ा सा भी मौका मिला तो उसमें कम्युनल राइट हो सकते हैं। हर समय जो है स्थिति जो है एक भड़काऊ स्थिति बनी रहती है। हिंदू मुस्लिम मैटर बहुत सेंसिटिव है। इज इट क्लियर? तो इसमें इंडिया का ही ओवरऑल लॉस है, नुकसान है। इसमें पाकिस्तान का ही ओवरऑल लॉस है, नुकसान है। एशिया में इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहेगा तो अमेरिका के गोला बारूद बिकेंगे, रशिया के, फ्रांस के हथियार बिकेंगे और दोनों देश हथियार खरीद के एक दूसरे की जान लेगा। कितने लोग को अब समझ में आया? बिजनेस है, बिजनेस भी समझ में आया कि हम लोग जितना लड़ेंगे उतना ही दूसरे कंट्री के हथियार बिक जाएंगे और हम लोग दोनों ही पीछे रह जाएंगे। तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के खिलाफ जो है कोई भी एग्रेसिव स्टैंड पॉइंट लेके हम ना चले। थर्ड पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मैटर्स। थर्ड पॉइंट क्या है? नॉन इंटरफेरेंस। हम एक बार एक्सप्लेन किए हैं ये पॉइंट को थोड़ी देर पहले कि कैसे जम्मू कश्मीर के मैटर को
पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में शिकायत करता है। इंडिया भी उनके कंट्री में जो पंजाबी और हिंदू रहते हैं उन पर रिसर्च करके यूनाइटेड नेशन में विद प्रूफ ले जाते हैं, उसको पाकिस्तान रिजेक्ट करता है, बोलता है इंडिया झूठ बोल रहा है। तो ये दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में कभी कभी इंटरफेयर करते हैं, दखल देते हैं, जो कि पंसिल एग्रीमेंट के खिलाफ है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एंड लास्ट पॉइंट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दीज आर द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। किसी को अगर कुछ इसमें बुक पढ़ के चलो। Now we will study about India's basic foreign policy features of India's foreign policy. So first point is belief in the United Nations and non-aligned movement. तो इंडिया आजाद तो हो गए, क्या इंडिया यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने? यस सर। यूनाइटेड नेशन का मतलब डिवाइडेड नेशन होता है या यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, यानी वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी 5 मिनट्स हमारे पास बचे हुए हैं टाइम, तो इसको जल्दी जल्दी ये करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, उस पर पूरा भरोसा है इंडिया को। दूसरा है कि इंडिया जो है गुट निरपेक्ष, ना तो अमेरिका का साथ देगा ना रशिया के साथ देंगे। एक वक्त अमेरिका और रशिया पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्से में बांट दिए थे। अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है। रशिया जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारे रिसोर्सेस और प्रॉपर्टी को रखता है। इस तरह से इंडिया जब आजाद हुआ तो वो गुट निरपेक्ष, ना तो अमेरिका के साथ ज्यादा सपोर्ट करेंगे और ना ही रशिया को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में इंडिया का और रशिया का फ्रेंडली रिलेशन थोड़ा ज्यादा था, अच्छा था, और इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में रशिया इंडिया को मदद किए और पाकिस्तान को यूएस से मदद किए। बात समझ में आया? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट मीन्स नॉट टू फेवर यूएसए और नॉट टू फेवर यूएसएसआर, एंड दीज वर द 2 पावर ब्लॉक्स और सुपर पावर्स ऑफ दैट टाइम। आज ये सुपर पावर जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, अमेरिका और चाइना आज डोमिनेट करता है 2 सुपर पावर्स में से। ऑलराइट, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, टू बिलीव द यूनाइटेड नेशन एंड ऑल्सो टू बिलीव नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज नॉन अलाइंड? इसका मतलब नाइदर टू सपोर्ट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एनी पावर ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। इसको एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में जो है बुद्ध की धरती बोलते हैं गया, तो यहाँ जो है वर्ल्ड में शांति का सबसे बड़ा दूत जो है वो भगवान गौतम बुद्ध ही है ना, जिसने सम्राट अशोक का भी मन को परिवर्तन कर दिया। तो ये जो है प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस इज वन ऑफ द features of our foreign policy. Number 3 is anti-racialism. एंटी-रेशियलिज्म मतलब कुछ लोग काले रंग के हैं, कुछ लोग जो है गोरे हैं, कुछ लोग ब्राउन कलर के स्किन रखते हैं। तो हमारे धरती में मानव की नस्लें हैं, कोई चाइना वाले हैं वो अलग तरह के रेशियल कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ इंडियंस है, कुछ नॉर्डिक्स है, कुछ निग्रोज है ना, कुछ कॉकसियंस है। तो इस तरह से रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हम भेदभाव की नीति नहीं अपनाएंगे।
बात समझ में आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? सर सर आ रहा है। हाँ, तो एंटी रेशियलिज्म जो है, किसी भी नस्ल के खिलाफ हम अपनी नीति नहीं बनाएंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पंचशील, अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी इंपेरियलिज्म, अभी जो है थर्ड पॉइंट जो है वो हम पंचशील और लिख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है एंटी। एंटी कॉलोनियलिज्म मतलब हो गया कि अगर किसी देश को गुलाम बनाया जा रहा है तो हम जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, कितने लोगों को याद है इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था? यस सर। सर तो उस टाइम पे किसी ने मतलब कोई इंडिया के साथ में नहीं था, मतलब कि जैसे कि अभी आप बोले सपोर्ट में, इंडिया के सपोर्ट में, सुन लो, इंडिया के सपोर्ट में वो देश थे जो ब्रिटेन के दुश्मन थे। अदरवाइज ब्रिटिश का कब्जा तो पूरी धरती में सबसे ज्यादा उनके कॉलोनी थे। इस वजह से इंडिया को सपोर्ट बहुत कम कंट्री से मिला। यानी सारे कॉलोनी आपस में जब तक मिले नहीं तब तक ब्रिटिश को हराना पॉसिबल नहीं हुआ। यानी अफ्रीका के लोग, इंडिया के लोग, श्रीलंका के लोग और साउथ ईस्ट एशिया, इन लोगों के लोगों में जब थोड़ा थोड़ा यूनिटी बढ़ने लगा और पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट शेप अप होने लगा, तो ब्रिटेन मजबूर हो गया कि वो और दिखावा नहीं कर सकता था। इज इट क्लियर? So next point is anti-colonialism and anti-imperialism, यानी कि ब्रिटेन जैसे कंट्री जो दूसरे कंट्री को धोखे से कब्जा करना चाह रहा है, हम दोनों के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में ये हो गया। नॉन अलाइनमेंट बताए हैं, गुट निरपेक्ष, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, पावर ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करना है। ऐसे फ्रेंडली रिलेशन रहेंगे विथ नेबर्स। बुक देख रहे हो, फ्रेंडली रिलेशन विथ नेबर्स, हम अपने पड़ोसी के साथ जो है मित्रता का संबंध रखेंगे। और एक है